नमस्कार दोस्तों। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, और वो गुजरात में आज सौराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। कुल 72 घंटे में वो 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। मतलब उन्होंने बिल्कुल झड़ी लगा दी है। और ये झड़ी ऐसी नहीं है कि आज कोई नई बात है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बिल्कुल एक प्रयोगशाला की तरह से रही है। और किस तरीके से, तो आप ये समझिए। और 2017 के यदि हम चुनाव की बात करेंगे तो 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 34 रैलियां की और राहुल गांधी ने उस वक्त में 30 रैलियां की। और नतीजा क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी 77 सीटों पर जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर सिमट गई। मतलब 3 का आंकड़ा वो नहीं पा पाई। तो उस स्थिति में, और जब से नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में आए 2002 में पहला चुनाव हुआ, और तब से लेकर तब 127 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी और अभी 99 पे सिमटी हुई। और जिस तरह की स्थितियां हैं, इस बार प्रधानमंत्री ने पूरे, यदि साल भर की आप बात कर लेंगे तो पूरे साल भर में औसतन वो 3 दिन हर महीने गुजरात में रहे। एक प्रकार से वो गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते हुए नजर आए हैं। और वहां तक उन्होंने अपने तमाम मुख्यमंत्री भी बदले, मंत्री भी बदले, और स्थिति ये 68 सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटे। इसलिए क्योंकि अब किसी तरीके से 2022 का चुनाव जीतना है। 2022 का चुनाव वो गुजरात में हारते हैं तो 2024 में उन्हें चुनौती पूरे देश में मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात उनका गृह जिला है। लेकिन इसमें एक और चीज जाननी पड़ेगी कि जिस तरह की स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा जो चुनाव है, 182 सीटें हैं यहां, ये 182 सीटें चुनौती की रही हैं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और सत्ता के बाद स्थिति है, कांग्रेस 27 साल से नहीं है, लेकिन 27 साल पहले जब कांग्रेस वहां होती थी तो कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती, आज भी भारतीय जनता पार्टी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। और ये तब की बात है जब कोई करिश्माई चेहरा भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गुजरात की नसों में असल में कांग्रेस किस तरह से है, इसको समझना पड़ेगा। वहां की 182 सीटों के गणित को भी समझ लीजिए। वहां 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और इसमें 26 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित है। मतलब 13 एससी के लिए और 26 एसटी के लिए। यही वजह है कि आदिवासियों को फोकस करने के लिए नरेंद्र मोदी जानते थे अगले आने वाले जो चुनाव हैं, अगले आने वाले 2-3-4 साल में, वो चुनाव आदिवासी क्षेत्रों में को बड़ा केंद्रित करते हैं। तो गुजरात के आदिवासियों पर, झारखंड के आदिवासियों पर, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर, और राजस्थान के आदिवासियों और मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर किस तरीके से फोकस किया जाए, और कुछ कर्नाटक के आदिवासी, तो उन पर किस तरह से फोकस किया जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने भारत की राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाया। हालांकि आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू भले बैठ गई हो, पर उन्होंने उड़ीसा में मंत्री रही और वो अपने गांव तक का भला नहीं कर सकती। स्थिति है, उनके गांव तक रोड नहीं होती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद रोड बनी है कायदे। इसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल रही और झारखंड में जो आदिवासियों के खिलाफ पूरा कानून और सारी चीज बनी, उस पर सिग्नेचर करने वाली उस भाजपा सरकार के दौरान जो कारपोरेट के हित में आदिवासियों के हितों को छीनने वाला, हकों को छीनने वाले कानून में उन्होंने सिग्नेचर की, उन्होंने उस पर आपत्ति तक नहीं की। आज तक वो कभी आदिवासियों की आवाज नहीं बनी। बस ये है कि वो आदिवासी परिवार में पैदा हुई, इस बात का उन्हें लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहती है, वनवासी कहती है। यानी वो उन्हें नहीं मानती है कि वो आदिवासी जो है यहां के मूल,
इस बात को राहुल गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को कैसे देखती है। बहरहाल अब हम गुजरात की ही बात करें तो गुजरात की जो स्थितियां हैं उनमें आप समझिए 92 सीटों की जो है बहुमत के लिए जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 99 है, कांग्रेस के पास 77 है, बाकी कुछ निर्दलीय हैं और जो है 6 सीटें निर्दलीय हैं। तो इस तरह से स्थितियां, इन सब स्थितियों के बाद आप एक बात समझिए, जो वोट का दोनों के बीच का अंतर है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं। तो इससे एक खतरा खड़ा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए माना जाता है कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया कि आम आदमी पार्टी वहां पर काम करे और इसको लेकर के 2 साल से आम आदमी पार्टी को वहां सक्रिय किया गया विस्तृत रूप से। पहले भी लड़ी थी 2017 में, लेकिन सिमट गई थी 1% वोट के आसपास। तो आप ये समझिए कि उसे फिर से सक्रिय किया गया। वो बगल में, पंजाब के बगल में हिमाचल में भी लड़ी, लेकिन सिंबॉलिक। वो हरियाणा में चुनाव ही नहीं लड़ती, वो उत्तर प्रदेश में भी सिंबॉलिक, उत्तराखंड में जाके लड़ती है क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के आने की संभावना थी, गोवा में जाके लड़ती है क्योंकि गोवा में कांग्रेस के आने की संभावना थी। तो जहां जहां कांग्रेस के आने की संभावनाएं होती है वहीं आम आदमी पार्टी जाके लड़ती है, वहीं ओवैसी की पार्टी भी जाके लड़ती है और ऐसी जगह बसपा भी एक भूमिका अदा करती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये लड़ाई चूंकि कड़ी, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि किन इलाकों में गुजरात अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। गुजरात में जो स्थिति है, गुजरात मध्य में 68 सीटें आती हैं और इसके बाद सौराष्ट्र और कच्छ में 54 सीटें आती हैं। उन 54 सीटों को छोड़ना और गुजरात उत्तर में 32 सीटें और गुजरात दक्षिण में 28 सीटें आती हैं। तो मध्य गुजरात की 68 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास 24 है, जबकि अन्य जो है 4 जो है अन्य के खाते में गई। कच्छ और सौराष्ट्र में 54 सीटों में से 30 पर कांग्रेस है और 23 पर भारतीय जनता पार्टी है, जबकि 1 पर अन्य को जो निर्दलीय है उस पर जाती है, या जो भी आप समझे। तो यह स्थिति है। इसके बाद में हम जब इसको देखते हैं, गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर बहुत भयंकर होती है और इसकी स्थिति यह है कि गुजरात, जो उत्तर गुजरात है उसमें 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 14 बीजेपी के पास है, भाजपा के पास है। इसके बाद कांग्रेस समर्थित जिग्नेश मेवाड़ी भी जीते थे, तो यानी एक प्रकार से 15 हो जाती हैं। इसके बाद में गुजरात दक्षिण की 28 सीटें हैं, उनमें से 22 पर भाजपा है। तो मतलब भाजपा सिर्फ 2 क्षेत्रों पर है, जबकि बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस, और इस तरह सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस का पलड़ा सदैव भारी रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो आज रैलियों का क्रम किया है उसमें वो सबसे ज्यादा जो रैली कर रहे हैं उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा है। और कांग्रेस का दबदबा किस कदर है उसका आपको असर बताते हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री ने पहले जाकर सोमनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया और वो किया, और तमाम टीवी चैनल्स ने, गुजरात के सारे चैनल्स ने उसे लाइव दिखाया। और आप ये समझिए कि यह स्थिति है। तो इस पर चुनाव आयोग खामोश है कि आखिर प्रधानमंत्री जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उनके उसको सारे चैनल लाइव दिखाते हैं, जिससे कि ये। इसके बाद में उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही धोराजी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद में उन्होंने अमरेली में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अमरेली में संबोधित किया। उसके बाद बोटाब में उन्होंने किया। तो इस तरह से है और फिर वो शाम को गांधीनगर वापस लौट जाएंगे। तो आप ये समझिए कि ये अमरेली के यदि गणित को आप समझ ले, इन जिलों को समझ ले, अमरेली में कुल 5 सीटें हैं और यहां पर भाजपा का 2017 में खाता तक नहीं खुला था इस जिले में। नर्मदा है, नर्मदा में 2 सीटें हैं इस जिले में और यहां पर भी भाजपा का खाता नहीं खुला था। डांग्स है,
इसमें एक सीट है और यहां भी भाजपा का खाता नहीं खुला था। तापी है जिला, यहां पर 2 सीटें हैं और यहां पर भी भाजपा का खाता नहीं खुला था। अरावली है, यहां पर भी भाजपा का 3 सीटें हैं और यहां पर भी भाजपा का खाता नहीं खुला था। मोरबी, जहां मोरबी हादसा हुआ है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैनिपुलेटेड कर रही है, आपदा में अवसर वाला, कि वहां पर उस व्यक्ति को जिसने एक ड्रामा किया था बचाव का, उसे टिकट दे करके उसका वीडियो बना के और किस तरीके से वो करने की कोशिश कर रही है। तो लाशों की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। तो वो हो रहा है। तो उस मोरबी में 3 सीटें और तीनों सीटों पे भाजपा का खाता नहीं खुला था। गिर सोमनाथ है, जो भगवान सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम चसी शैले मल्लिकार्जुन, भोलेनाथ का जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, वो जहां स्थित है गिर सोमनाथ, और गिर सोमनाथ की 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों में भाजपा का खाता नहीं खुला था। तो यह आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। और स्थिति क्या है, जो हालत है पूरे, और जबकि अब ये भी जान लीजिए जहां पर कांग्रेस की स्थिति नहीं थी, खाता नहीं खुला था, वो सिर्फ 2 जिले, एक है पंचमहल जहां पर 5 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, और एक महात्मा गांधी, हमारे गांधी, उनका जो जन्मस्थल वाला जिला है पोरबंदर, वहां पर 2 सीटें हैं और वहां भी कांग्रेस का 2017 में खाता नहीं खुला था। तो यह समझ लीजिए। इसके बाद में आपको यह जानना पड़ेगा कि गुजरात के 2017 के विधानसभा चुनाव में जो कुल 33 जिले हैं, 33 में से 15 जिलों पर कांग्रेस ने जीती थी और ज्यादातर सीटें भाजपा हारी थी। तो इससे आप समझ लीजिए। इसके बाद 5 जिले ऐसे हैं जहां स्थिति, और ये मतलब 33 जिलों में तो ये स्थिति है कि भाजपा बुरी तरह हारी थी इन 33 में से 15 जिलों में। और इसके बाद में 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले जो जिले हैं, उनमें 13 जिलों में, जो 5 सबसे ज्यादा सीटें हैं जहां पर, वो जो जिले हैं उनमें तो समेत 13 जिलों में भाजपा आगे रही थी। तो भाजपा 13 पे आगे रही, कांग्रेस 15 पे आगे रही। इसके बाद 5 ऐसे जिले हैं जहां दोनों को बराबर सीटें मिली थी। तो ये स्थिति है और इनको आपको समझना होगा कि इस तरीके की पूरी गणित है। तो यानी गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभुत्व है, और जब प्रभुत्व हो तो आप समझ सकते हैं। पिछली बार जबकि मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने 34 सभाएं की थी, राहुल गांधी ने 30 की थी। इस बार राहुल गांधी ने अभी तक एक भी सभा नहीं की है जब से चुनाव घोषित हुआ है। अब वो 22 तारीख को उसी अमरेली में जाके अपनी रैली करने वाले हैं। तो इसको आपको जानने की जरूरत है कि क्या हालत है। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो गुजरात में रैलियों का जिस तरीके से है, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने रैलियों की झड़ी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है और आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे। तो कांग्रेस कहां, तो कांग्रेस कहां है, यही सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत खतरनाक है। वो लोगों के बीच में जा रही है, उनके बीच अंदर चुपचाप वो प्रचार कर रही है, और ये चीज है, ये चिंताजनक। तो ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और इस बात को सब कोई मान रहा है कि किस तरीके से है। तो गुजरात में रैलियों का रेला है, कांग्रेस चुपचाप प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल रेला लगा रखा है, कहीं रोड शो, कहीं कुछ कहीं कुछ। कांग्रेस पार्टी अपनी कहीं परिवर्तन यात्रा निकालती है, कहीं लोगों से जन जन संपर्क करती है, और राहुल गांधी के उस सिद्धांत को पालन कर रही है कि हम जन जन के बीच में जाएंगे। तो यह स्थिति है। इन सब के बाद में जो हालत है और जिस तरीके से स्थितियां हैं, निश्चित रूप से ये इस बार लोग मान रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं चुनावी, वो कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जो वहां वास्तविकता में लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके जो है आम आदमी पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं है। वो प्रचार और परसेप्शन के बूते खड़ी है, शेष उसके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीन के अंदर बिल्कुल धसी हुई है और वो सबके साथ मिलकर के कर रही। भारतीय जनता पार्टी का जो है दिखावे का और सारी चीजें चल रही हैं, उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो
मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों को लेकर के है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 8.5 साल से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री और सब कुछ मिला के 27 साल के गुजरात का शासन और पौने 9 साल का दिल्ली केंद्र की सत्ता का शासन। इसके बावजूद गुजरात क्यों दयनीय स्थिति में, क्यों प्रधानमंत्री को इतनी हैवी करनी पड़ रही है कि औसतन हर 3 दिन उन्हें हर महीने गुजरात में गुजारने पड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुजरात की स्थिति क्या है। अब इसमें एक चीज कही जाती है, गुजरात में आस्था का हिंदुत्व की प्रयोगशाला। तो जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है, इसमें आपको समझ लीजिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला से जुड़ी जो विधानसभा सीटें हैं और उनको देखें तो उनमें अधिकतर जो हिंदुत्व का क्षेत्र है, अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि कुछ सीटों पर भाजपा भी है, लेकिन अधिकांश में कांग्रेस है। तो जो वहां के 5 मुख्य तीर्थ हैं, उन 5 में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर भाजपा का है। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो बताया जाता है, जो धार्मिक स्थल है, जैसे सोमनाथ हो गया, चोटीला हो गया, पाली तारा हो गया, अंबाजी हो गया, द्वारका हो गया, पावागढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, डाकोर हो गया, शामला जी हो गया, ऊंझा हो गया। तो इन सब इलाकों में ये 7 जो चुनाव सभा क्षेत्र हैं, इनमें कांग्रेस ने ही जीत अर्जित की। तो इससे आप समझिए वहीं 3 सीटें सिर्फ भाजपा जीत पाई, कांग्रेस 7, भाजपा 3। तो ये हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला लोग कहते हैं, उसको ये समझने की जरूरत है। 1960 में गुजरात राज्य की जब स्थापना की अपने जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त के बाद में 1962 में जब चुनाव हुए तो शुरुआत में कांग्रेस की सत्ता रही। फिर 1975 से 77 के आपातकाल के बाद वहां जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी और ये सब जनसंघ वगैरह मिलके बने, उन्होंने सरकार बनाई और जनसंघ का जो विलय हुआ उसके बाद, और फिर 1980 के बाद भाजपा ने अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन और सारी यात्राओं का जो दौर चला, उसमें गुजरात की बड़ी भूमिका रही। गुजरात की राजनीति धार्मिक स्थानों से यात्राएं निकालने का रहा है। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो अब प्रधानमंत्री हैं, फागवेल के भतीजी मंदिर से गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार भी वो गौरव यात्रा कर रहे हैं। तो वो लगातार जो है गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन किस बात का गौरव? गुजरात के लोग यही पूछते हैं, इतने सालों से आप हैं, गौरव किस बात का मनाएं? हमें तो बर्बादी में, वहां का आदिवासी बहुत संकट में है, उसके साथ हड़पा गया, उसके हक मारे गए, किसानों की बदतर स्थिति है, उसके अलावा वहां के आम जनजीवन की स्थिति है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हुए। तो इस तरह SC, ST, मुस्लिम सारे वहां पर पीड़ित हैं। युवाओं के रोजगार छिन गए, कारोबार बर्बाद हो गया। सब कुछ स्थितियों के बाद में चंद पूंजीपतियों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन छोटे व्यापारियों, छोटे लोग और उन सब के बूते खड़ी है जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वो खड़ा होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सोमनाथ में कांग्रेस का दबदबा है, जैसा मैंने पहले बताया। चोटीला, जहां पर माता चामुंडा का मंदिर है, और वहां से कांग्रेस 9 बार जीती, ये आप समझ लीजिए। सोमनाथ की स्थिति है, तो सोमनाथ में कांग्रेस 9 बार जीती, सोमनाथ में 9 बार जीती, चोटीला में, मां चामुंडा में 9 बार जीती। तो ये है। और पाली तारा जो है, जहां समान प्रसाद है, भावनगर जिले में आता है, और यहां पर भी 5 बार भाजपा और 5 बार जो है कांग्रेस जीती है। तो ये स्थिति है। और इसके साथ साथ यहां CPI का भी उम्मीदवार 1 बार चुनाव जीता है। तो ये भी जान लिया। अंबाजी के मंदिर का होता है, बार बार वहां पर अमित शाह जाते हैं। तो यहां अरावली का ये क्षेत्र है, और यहां अंबाजी में कांग्रेस 10 बार जीती है, 10 बार। इससे आप समझ सकते हैं। द्वारिका जी का जो क्षेत्र है, द्वारिका में भगवान कृष्ण की नगरी है, यहां 5 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार भाजपा जीती, 3 बार भाजपा जीती है और 4 बार निर्दलीय जीते हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि यहां की स्थिति क्या है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें सामने हैं। इसके बाद
पावागढ़ है। पावागढ़ की स्थिति है कि यहां पर जिस तरह के धार्मिक स्थितियां हैं, यहां पर 7 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार भाजपा जीती है, उसके बाद अन्य है। तो जूनागढ़ में, जो जूनागढ़ के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई थी देश की आजादी के बाद भी और सब कुछ, यहां से 6 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार भाजपा जीती है। डाकोर है, डाकोर में कांग्रेस का डंका बजता है, यहां पर भी कांग्रेस 9 बार जीती है और भाजपा की स्थिति आप समझ सकते हैं। सांबला जी में जो स्थिति है, वहां पर भी स्थिति है, 9 बार कांग्रेस जीती है। तो यह ऊंझा है, ऊंझा की सीट जो है, जहां अभी प्रधानमंत्री जाकर के तमाम सारी बातें कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस को 3 बार सफलता हाथ लगी है और भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती है। उसके अलावा तमाम जनता दल, स्वतंत्र पार्टी, निर्दलीय और ये सारे लोग जीतते रहे हैं। तो इसको एक समझने की जरूरत। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से। और इन सब के बीच सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो गया, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 7 जो है निर्दलीय बन के उन्होंने नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से तमाम को पार्टी से निकाला है। लेकिन उनमें तमाम सारे बिल्कुल एक्शन के मोड में हैं और वो कहते हैं कि हम किसी स्थिति में नहीं। तो प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह तक तमाम सारे लोग बात कर चुके, लेकिन बात बनने को नहीं दिख रही है। तो इस हालत में जब खड़ा हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या हालत है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बागी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां रही उनसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खेल किया। जो छोटे मुसलमान, जिन्हें पसमादा मुसलमान कहते हैं, उन पे बड़ा भयंकर काम किया है। जो मुस्लिम मंच इन्होंने बनाया है वो लगातार उन्हें पोतने में लगा हुआ है। तो अब देखिए मोदी की इन रैलियों से कितना पोत पाते हैं और अपने बागियों को कितना मना पाते हैं और ये रैलियां उनकी कितनी होती हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से 22 तारीख को वहां प्रचार करने पहुंचेंगे और उसी मैदान में करेंगे जहां आज प्रधानमंत्री ने किया है। तो देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। तो यह आज गुजरात की तस्वीर है, इसको समझ लीजिए। चुनौती बड़ी है, भाजपा और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी वोट कटुआ बन के वहां खड़ी हुई है। तो यह हालात, इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।